जिसने इस पूरी तस्वीर को ही बदल दिया और भारत की पहली महाशक्ति मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि वो सबसे बड़ी चुनौती थी जिसका सामना मौर्य वंश ने किया, और इसका जवाब उन्होंने ऐसा दिया जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। तो इस सफर में हम क्या-क्या की तरह मौर्यों की कहानी भी अपने संस्थापक की जीत से शुरू होती है, जिसने बिखरे हुए राज्यों से एक अखंड भारत को गढ़ा। एक ऐसी खूनी जीत जिसने जीतने वाले सम्राट का ही हृदय परिवर्तन कर। इसका अंदाजा अशोक के ही शब्दों से लगता है। कहाँ चाणक्य का निर्दयी दर्शन और कहाँ अशोक का ये कहना कि सारी प्रजा मेरी संतान है, मैं चाहता हूं कि उन्हें हर तरह का सुख और कल्याण मिले। जमीन आसमान का फर्क है ना। इस बदलाव के बाद अशोक ने एक पूरी तरह से नई नीति अपनाई, जिसे धम्म कहा गया। मतलब अब साम्राज्य सैन्य ताकत से नहीं बल्कि नैतिक सिद्धांतों से चलेगा। इस धम्म का आधार था अहिंसा, सहनशीलता और एक दूसरे के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी। ठीक है, एक सम्राट का दिल तो बदल गया, पर साम्राज्य तो अभी भी उतना ही विशाल था, करीब 5 करोड़ लोग। तो सवाल यह है कि इतने बड़े साम्राज्य की मशीनरी चलती कैसे थी? आइए अब जरा इस शाही मशीन पर नजर डालते हैं। मौर्य शासन व्यवस्था, आप कह सकते हैं, एक अविश्वसनीय रूप से संगठित मशीन थी। राजधानी से सब कुछ कंट्रोल होता था। साम्राज्य को 4 बड़े प्रांतों में बांटा गया था। हर कोने में क्या हो रहा है ये जानने के लिए एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क था, जिसका खौफ भी था। पूरे साम्राज्य में एक ही तरह के सिक्के और टैक्स सिस्टम थे, और हाँ, व्यापार और सेना की आवाजाही के लिए सड़कों का एक बड़ा जाल बिछाया गया था। तो कुल मिलाकर मौर्य राज्य की शक्ति 3 बड़े स्तंभों पर टिकी थी। एक तरफ थी उनकी विशाल सेना, दूसरी तरफ एक बहुत ही कुशल सरकारी ब्यूरोक्रेसी, और तीसरा और शायद सबसे अहम, जासूसों का वो नेटवर्क जो हर जगह मौजूद था। इसी संतुलन ने उन्हें इतनी सैन्य और प्रशासनिक ताकत दी। पर जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास में बड़े से बड़े साम्राज्य भी हमेशा के लिए नहीं रहते। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी मजबूत, इतनी संगठित मौर्य शक्ति आखिर बिखर कैसे गई? इसका पतन कैसे हुआ? देखिए, साम्राज्य का पतन किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये एक तरह की चेन रिएक्शन थी। अशोक के बाद जो शासक आए वो उतने काबिल नहीं थे। फिर इतनी बड़ी सेना और सरकारी अमले का खर्च उठाते उठाते शाही खजाना खाली होने लगा, और जैसे ही केंद्र की पकड़ ढीली पड़ी, दूर के गवर्नरों ने खुद को आजाद घोषित करना शुरू कर दिया। बस देखते ही देखते ये विशाल ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन क्या उसकी कहानी भी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। इसका आखिरी अध्याय हमें ये बताता है कि ये प्राचीन साम्राज्य आज भी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मौर्य साम्राज्य की गूंज आज भी सुनाई देती है। अशोक के शिलालेखों ने बौद्ध धर्म को पूरे एशिया तक पहुंचाया। फिर सदियां बीत गईं। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक ब्रिटिश स्कॉलर ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा और अशोक की भूली बिसरी कहानी फिर से दुनिया के सामने आ गई। और आज वही अशोक चक्र हमारे तिरंगे के बीच में है, और अशोक का सिंह स्तंभ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। किसी साम्राज्य को हम किस चीज से मापें? उसके विशाल आकार से या फिर उसके ऊंचे आदर्शों से? चंद्रगुप्त की तलवार से जीती गई जमीन और अशोक के दिल से निकले आदर्श, इन दोनों के बीच का जो तनाव है, शायद वही मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी और स्थायी विरासत है, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है।